Hello students, I welcome you all to the official channel of JDP Vidyapeeth. Today we are going to cover the history chapter 2, which is Delhi Sultans. This chapter is based on the Sultans of Delhi, how they came, how they ruled, what were their strategies for conquering the territories, and how they consolidated their empire, and what were their problems, and how they tried to solve it. And these all aspects regarding to the Delhi Sultans will be covered in this chapter. So again I welcome you all to the class. Try to attend the class completely. आप लोग पूरी क्लास देखने का ट्राई करना, चाहो तो उसको बीच बीच में ब्रेक कर लेना, लाइक हाफ क्लास एक टाइम में देख लो, सेकेंड टाइम में नेक्स्ट हाफ देख लो क्लास का. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we are going to begin by first letting you all know how Delhi came into existence. So the year was 736 CE का साल था. In that year Tomars founded Delhi. Okay, so Tomars founded Delhi and the city of Delhi was फ्रॉम दैम इट फ्लरिस्ड एंड फ्लरिस्ड. मतलब उस दिन से, जिस दिन उसकी फाउंडिंग हुई, उसके बाद से लेके इफ़ वी सी द दिल्ली इन प्रेजेंट टाइम, दिल्ली पूरी तरह से ग्रो किया है. वो एक सेंटर रहा पॉलिटिक्स का, सेंटर रहा सारे किंगडम्स का, एंड बाकी सारी चीज़ें भी का मतलब एक तरह से समझ सकते हो आप, पूरे कंट्री का सेंटर दिल्ली ही बना रहा जब से उसकी फाउंडिंग हुई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस हु वर द तोमर्स. तोमर्स वर द रूलर्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली. मीन्स हरियाणा और दिल्ली के आसपास के रूलर्स थे. एंड नोट वन पॉइंट कि जो ये तोमर थे ये अंडर थे प्रतिहार्स के. जो ये प्रतिहार किंगडम था इसके अंडर वो लोग आते थे, मतलब सब ऑर्डिनेट थे इनके. ओके, और जब प्रतिहार्स वीक होने लगे, आपको मालूम है जब एम्पायर वीक होता है तो उसके खिलाफ रिवॉल्ट होता है. रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह. सो जब प्रतिहार्स का एम्पायर श्रिंक करने लगा, थोड़ा सा वीक हो गया, देन दी तोमर्स रिवॉल्टेड एंड दे सेड दैट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट. उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल रूल बाय आवर सेल्फ. सो हरियाणा और दिल्ली साइड वाला रीजन जो था इन्होंने अपने इन्होंने कनकर कर लिया और अपने अंडर कर लिया. उसके बाद जब आते हैं मतलब क्या कहते हैं चौहान्स, तो चौहान्स ने तोमर्स को डिफीट किया और जो दिल्ली था उसे अपने अंडर कर लिया. मीन्स पहले प्रतिहार्स थे, प्रतिहार्स के बाद तोमर्स आए और तोमर्स को चौहान्स ने डिफीट करके अपना जो क्या कह सकते हैं अपना एम्पायर दिल्ली तक एक्सटेंड कर लिया था. एंड इफ़ समवन आस्क यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ तोमर डिनास्टी देन ही वॉज आनंगपाल. आनंगपाल, इनका नाम याद रखना. आनंगपाल ने उनसे भी फ़ाइट किया था, जो महमूद ऑफ गजनी थे उनसे भी इनकी फ़ाइट हुई थी. ओके देन चौहान्स के तो सबसे फेमस रूलर का नाम आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वीराज चौहान. इनके ऊपर मूवी भी आई हुई है, टाइम मिले तो देखना जरूर. ओके देन सो इन्होंने 2 फाइट्स मेन मतलब तुर्क रूलर से इन्होंने 2 फाइट की, जिनका नाम था मोहम्मद घोरी. घोरी से पृथ्वीराज चौहान की 2 बार फाइट हुई. फर्स्ट वन वॉज इन 1191 एंड सेकेंड वन वॉज इन 1192. In 91 द बैटल वॉज नेम्ड एज बैटल ऑफ तरीन. फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन. तरीन एक शहर है हरियाणा में, वहाँ पे ये दोनों आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान और आर्मी ऑफ मोहम्मद घोरी मिली थी, और वहाँ पे एक कह सकते हैं एक सीवियर वॉर हुआ था, सीवियर वॉर. और फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से घोरी को डिफीट कर दिया था, मोहम्मद घोरी को. बट क्या हुआ उसके बाद, जब उनसे मतलब चौहान ने उन्हें पकड़ लिया था तो बाई हीज़ मिस्टेक ही लेट देम गो. उन्होंने उनको जाने दिया, उनको किल नहीं किया, छोड़ दिया. और इसी की वजह से जब वो 1192 में दोबारा लौटें तो अगेन ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. सो फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने हराया मोहम्मद घोरी को, सेकंड बैटल में मोहम्मद घोरी ने हराया पृथ्वीराज चौहान को. बट एक पॉइंट इसमें याद रखना आप लोग, 1192 वाले बैटल में मोहम्मद घोरी का साथ दिया था कन्नौज के रूलर ने, एंड द नेम ऑफ दैट रूलर वॉज जयचंद्र. इसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया ही था आप लोगों को, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्लास. ओके, सो अब हम लोग दिल्ली पे आते हैं. जो दिल्ली में एक तरह की स्पेशल कॉइन्स मिंट की जाती थी, कॉइन्स बनाई जाती थी. उस कॉइन का नाम था दिल्ली वाल.
और ये काफ़ी फेमस कॉइन थी क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन है, जैसे उस समय अलग अलग किंगडम ना अपना अपना कॉइन्स बनाते थे। जैसे चोल डिनास्टी थी, उसकी अपने कॉइन्स थे, राष्ट्रकूट थे, उनका अपना कॉइन था, पाल थे, उनका अपना कॉइन था, प्रतिहार का अपना कॉइन था। उस तरह से यहाँ पे दिल्ली के साइड जो कॉइन बनते थे जिनका नाम था दिल्ली वाल, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन में थे, मतलब कई सारे एरियाज़ में इनका जो सर्कुलेशन था फैला हुआ था। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो 1206 का साल था। इन 1206 जो मोहम्मद घुरी थे इनका मर्डर हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये बैटल ऑफ तरीन, बैटल ऑफ तरीन जब घोरी ने जीता, उसके बाद उनको मतलब दोबारा से गजनी जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कहो कि गजनी में रिवॉल्ट हो गया था घोरी के खिलाफ। तो घोरी ने बोला पहले मेरे लिए मेरा किंगडम इंपॉर्टेंट है, गजनी वाला, यहाँ तो मैं संभाल लूँगा। तो उन्होंने अपनी स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पे सेटल किया, कहा कि तुम जब तक मैं नहीं आता हूँ यहाँ का काम काज देखते रहना। और वो चले गए गजनी की तरफ। गजनी उनका कैपिटल सिटी था जो कि अफ़गानिस्तान साइड में था। तो जब वो गजनी गए तो वहाँ पे कुछ साल उन्होंने मतलब रूल किया, अपना किंगडम कंसोलिडेट किया, बट 1206 में उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके स्लेव थे उन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इनके खिलाफ इन द सेंस कि पहले वो कनेक्टेड थे गजनी के एम्पायर थे, फिर उन्होंने क्या किया, जो अपने जितने भी कनेक्शंस थे गजनी से वो सारे ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा मैं अब इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, और दिल्ली साइड का रूलर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी टिल द ऑगमेंटेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स सी फ्रॉम वेयर डू वी नो अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। कहाँ से उनकी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, कौन से सोर्सेस हैं। सो इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, ये तो कुछ सोर्सेस हैं ही हैं। बट दिल्ली सुल्तान्स को समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको कहते हैं तवारिख। तवारिख एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये पारसी वर्ड है, ओके, और ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है उसको कहते हैं हम लोग तारीख। सिंगुलर इज़ तारीख। ओके देन, सो तारीख, इसका अगर कोई तुमसे मतलब पूछे कि तवारीख होता क्या है या फिर तारीख होता क्या है, तो सिंपल में तारीख और तवारीख कुछ नहीं है, हिस्ट्री का ही पारसी में तवारीख कहा जाता है, हिस्ट्री को ही पारसी में तवारीख कहा जाता है। सो जो तवारीख होते थे इनको लिखते थे लर्नड मैन, जो वहाँ के नोबल्स होते थे, कोटियर्स होते थे, पोएट्स होते थे, वहाँ के जो लर्नड पर्सन थे दिल्ली सुल्तान के अंडर जो काम करते थे वही इनको लिखते थे। प्लस लिखने का जो मोटिव था वो था कि उनको गिफ्ट मिल जाएगा अगर वो रूलर के बारे में बढ़िया लिखेंगे या फिर कुछ अच्छी बातें लिख देंगे, तो जो सुल्तान थे, जो रूलर थे, वो उनसे हैप्पी होकर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट या फिर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर देते थे। प्लस जो ये तवारीख हुआ करते थे इनका जो टच था वो कॉमन पीपल से नहीं था, इनका टच था मेनली किंग और जो ये नोबल्स थे, ये जो नवाब्स थे, इनसे इनका कनेक्शन था। तो इनको कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना इन्हें मालूम था उसके बारे में। सो इस तरह से ये सिस्टम चलता था। ओके, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो एक तवारीख है जिसमें जो ये मिनहाज ए सिराज है, एक पोएट थे, ओके, क्रोनिकलर, जो ये मिनहाज ए सिराज है, इन्होंने लिखा था कि रजिया सुल्तान वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन हीज ब्रदर्स बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। दिस मीन्स कि जो रजिया सुल्तान थी वो ज़्यादा कैपेबल थी अपने ब्रदर से। मिनहाज ए सिराज ने ये बात लिखी थी, बट जो उसके भाई थे उनको ये मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था या फिर उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ कैन ए वुमेन रूल ऑन देम, कैसे मैं एक वुमेन की बात मान सकता हूँ। एक तरह का ये ईगो स्ट्रक्चर था उन लोगों का जो मतलब प्रॉब्लम कर रहा था। उनका एक थिंकिंग थी, एक आइडियोलॉजी थी कि दैट वुमेन कैन नॉट सब्जुगेट मैन। तो यही वाली आइडियोलॉजी के चलते इन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया था रजिया सुल्तान का। अभी हम आगे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे भी कि हाउ हिज ब्रदर्स ओनली किल्ड हर इन ऑर्डर टू गेन द थ्रोन। ओके, देन लेट्स सी दिस टेबल। ये टेबल आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। ओके, और इस टेबल को आप लोग पूरी तरह से रिमेंबर कर लेना, क्योंकि जो इसमें डेट्स दिए हैं ये ऑथेंटिक डेट्स है। अगर कोई एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये जो डेट्स होते हैं वो इसी से देख के दिए जाते हैं। ओके, सो जितने भी ये सारे डेट्स दिए हैं अलग अलग एम्पायर के, अलग अलग रूलर्स के, वो डेट आप लोग याद कर लेना। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है 3-4 बार डेट को देखो, उसके बाद एक साइड अपना हाथ रखो, ढक दो, और फिर चेक करो कि तुम्हें वो याद है कि नहीं, या फिर इसको कवर करके आप कॉपी में भी चाहो तो लिख के एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर लिख लो तो याद, और सिर्फ करके डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ दिनों में याद हो जाते हैं ये डेट्स। ओके, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स। ओके, तो आपको डेट याद करने ही पड़ेंगे हिस्ट्री में। नाउ लेट्स मूव। अब हम लोग बारी बारी सारे जो दिल्ली सुल्तनत के अंदर एम्पायर्स थे, जैसे दिल्ली सल्तनत ऐसी सल्तनत है जिसकी कैपिटल दिल्ली थी,
उस पर ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के रूलर्स ने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया, पहले कोई सेट ऑफ रूलर्स आए, फिर कुछ सेट ऑफ रूलर्स आए, तो वो एक तरह से सक्सेशन बना रहता था। तो हम लोग बारी बारी अलग अलग किंगडम्स या फिर डिनास्टीज़ के बारे में समझे कि कौन कौन सी डिनास्टीज़ थी जो दिल्ली को एज अ कैपिटल करके पूरे इंडिया पे अपना रूल मतलब जमाया हुआ था उन्होंने। सबसे पहला जो हमने पीछे भी कवर किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, स्लेव था किसका, ये मोहम्मद गोरी का। इसने अपना मस्त किंगडम चलाया कुछ साल तक, और ये ज़्यादा साल तक फर्स्ट ऑफ ऑल जिया नहीं, क्योंकि जब ये आया था दिल्ली में तो एज अ सर्वेंट आया था। ये उसको बस रखा गया था कि तुम जब तक यहाँ काम, मैं आता नहीं हूँ तब तक यहाँ का काम संभालो। बट जब ये रूलर बना, जो कि ईयर था 1206, तो ये रूलर बनने के बाद सिर्फ 1210 तक ही रूलर रह पाया। मीन्स 4 साल 5 साल इसने अपना किंगडम चलाया, और इस बीच इसने इंटरनल रिवॉल्ट्स को थोड़ा सा शांत किया, क्योंकि जब ये रूलर बना तो कई सारे लोग इंटरनली जो मतलब उसके खास लोग थे वही कह रहे थे कि तुम कैसे किंग बन सकते हो, तुम कैसे सुल्तान बन सकते हो, तुम तो स्लेव थे। तो ये जो इंटरनल रिवॉल्ट्स थे इसको इसने दबाया, सबसे पहला काम। दूसरा मंगोल्स का तो तुम लोग नाम याद रखना, पूरी दिल्ली सुल्तनत का जब हम सल्तनत जब लोग पढ़ेंगे तो उसमें मंगोल्स का तो तुम लोग को नाम हर किंगडम में दिखेगा। ये मंगोल्स ऐसे थे मतलब बहुत डेंजरस हुआ करते थे, ओके। और जब जब ये आते थे तो प्रॉब्लम ही करते थे, इसलिए जितने भी दिल्ली दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने इनको रोकने का लिए पूरा अपना ट्राई किया, और रोक के भी रखा। ये इन लोग का एक अच्छा काम कह सकते हैं अपन, ओके। और एक बहुत फेमस चीज़ है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके कि इन्होंने ही कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की थी। बट एंड किसने किया था वो नाम याद रखना, एंड किया था इन्हीं के सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। सन इन लॉ आई थिंक यू ऑल नो, सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, ओके। जो इनके दामाद थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, वो भी इनके ही स्लेव थे, और फिर इन्होंने उनको ही अपना दामाद बना लिया था। तो जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो किंग बनते हैं वो इल्तुतमिश बनते हैं। और इल्तुतमिश को सुल्तान का जो खिताब है, जो टाइटल ऑफ सुल्तान है, वो प्रेजेंट किया था कलीफ ऑफ बगदाद में। कलीफ ऑफ बगदाद मैंने शायद आपको क्लास में बताया होगा, बगदाद बहुत फेमस एरिया है इराक़ का। इराक़ की आज कैपिटल भी बगदाद ही है, ओके। और वहाँ के खलीफा एक तरह से समझो मुस्लिम सुप्रीमेसी, मुस्लिम के जो एक तरह से टॉप मोस्ट लीडर होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है, और उसी को कलीफ करके लिखा गया, ओके। तो कलीफ ऑफ बगदाद ने उनको टाइटल दिया था सुल्तान का। और जब ये इल्तुतमिश सुल्तान बने तो इन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया था। मैं आपको बताता भी हूँ, एक्सपेंसन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर आप किंगडम बनाए हो और उसको एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड मतलब बढ़ाते जा रहे हो, बट कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो, समेट नहीं रहे हो, तो तुम्हारी बर्बादी होना तय है। मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द एम्पायर इज़ फिक्स्ड, ओके। सो वेन एवर यू एक्सपेंड योर एम्पायर, सो बिफोर एक्सपेंडिंग ट्राई टू कंसोलिडेट। तो वही काम उन्होंने किया, बढ़ाने से पहले जो एम्पायर उनके पास था उसको कंसोलिडेट किया। प्लस इन्होंने तुर्क नोबल्स के खिलाफ कई सारे फाइट्स लड़े, क्योंकि नोबल्स भी मैंने बताया जैसे इंटरनली क्या होता था, उस समय दिल्ली सुल्तान्स होते थे, उनके अंडर जो नोबल्स होते थे उनके पास भी बहुत पावर होता था, और उसी पावर का इस्तेमाल करके कई बार वो लोग चाहते थे कि तख्ता पलट कर दें, सुल्तान को ही मतलब हरा दें और अपने ही किंग बन जाएं। इस तरह की चीज़ें मतलब पावर डायनेमिक्स चलते रहता था। प्लस राजपूत तो थे ही जो एक तरह से चैलेंज प्रेजेंट कर रहे थे इल्तुतमिश को कि यू आर फ्रॉम फॉरेनर एंड यू आर कमिंग टू रूल इन इंडिया। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट था कि एक विदेशी ताकत आके भारत पे अपना रूल जमा रही है, तो राजपूत भी उसके खिलाफ ही थे, जो कि होना भी चाहिए था। बाकी मंगोल्स जो उस समय चंगेज़ खान के अंडर थे उनको भी रोकने का इल्तुतमिश ने काम किया था, जो काम ये भी कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। प्लस जो किंगडम था, इल्तुतमिश ने काम किया था कि किंगडम के जो लैंड है उसको इक्ताज़ में डिवाइड कर दिया था। किसमें? इक्ताज़ में। और ये इक्ताज़ ही थे, मतलब स्मॉल लैंड थे उसको इक्ता इन्होंने बना दिया था। और इक्ताज़ जो थे एज अ सैलरी दिए जाते थे, जो वहाँ के मतलब ऑफिसर्स होते थे उनको कैश की जगह पे इक्ता दे दिया जाता था एज अ सैलरी, ओके। और मैंने ये तो बता ही दिया है आप पॉइंट आपको कि इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश जो उनके सन्स थे, बेटे थे, वो इनकैपेबल थे, उतने कैपेबल नहीं थे जितनी उनकी बेटी थी। तो उन्होंने सोचा मतलब इनकैपेबल सन्स को रूलर बनाने से अच्छा है एक कैपेबल अपनी डॉटर को रूलर बना देना। तो उन्होंने इनको मतलब अपना थ्रोन सौंप के इनकी डेथ हो गई थी। और जो ये रज़िया सुल्तान थी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं डेडिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट ब्रेव रूलर थी। ये अपनी मतलब आर्मी जो थी उसको अच्छे से ट्रीट करती थी, और कई सारे अच्छे वॉर्स में उन्होंने आर्मी को लीड किया है। और ये वाला पॉइंट याद रखना, रोड हॉर्सेस, ये पॉइंट नॉर्मली कोई अजीब बात नहीं है। नॉर्मल राजा लोग तो हॉर्स पे रोड करते ही थे, बट बात ये है कि फीमेल थी उसके बावजूद ये हॉर्स पे मतलब राइड करती थी। प्लस इन्होंने ड्रेस भी जो है वो मैन लाइक ही करना था। मैं इसका ही एग्जांपल लिख देता हूँ। एक आंध्र प्रदेश के रीजन की क्वीन थी रुद्रमा देवी, इनकी भी अलग स्टोरी है। आप कभी टाइम पाना तो नेट पे सर्च मारना, मैं हल्का सा बता रहा हूँ उसके इनके बारे में। तो जो ये रुद्रमा देवी थी ये भी एक फ़ीमेल रूलर थी,
और जैसे इनको प्रॉब्लम हुआ रज़िया सुल्तान को, सेम प्रॉब्लम इनको भी होती थी। बट इनका ऐसा था कि ये भी एकदम मैन की तरह ही ड्रेस होकर रहती थी, और कई टाइम तक तो इन्होंने मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा था। लोगों को पता ही नहीं था कि जो ये हैं ये फीमेल है, मतलब मेल ही बन के रहती थी, मेल जैसा कपड़ा पहनती थी, मेल जैसे दिखती थी, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे। इनके बारे में कभी सर्च करना और पता करना। ये आंध्र प्रदेश साइड की थी, AP आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ड्यू टू द जेलेसी, कि मतलब उनके बेटों को जेलेसी था कि क्यों मतलब वी आर बीइंग रूल्ड बाय अ लेडी और अ गर्ल, तो उन्होंने उसको किल कर दिया जो नोबल्स थे। और इनकी डेथ के बाद जो रूलर्स आते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते हैं, कई सारे रूल्स आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। उसके बाद एक रूलर आता है घियासुद्दीन बलबन। ये बलबन था डेंजरस रूलर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, नोबल्स की जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दी। इसने एक बात समझ ली थी कि अगर नोबल्स पावरफुल रहेंगे तो जब मेरी पावर हल्की सी भी कम हुई तो नोबल्स तुरंत अपना कुछ ना कुछ विद्रोह करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। इसीलिए इसने सबसे पहले क्या किया, नोबल्स की पावर कम की, अपनी पावर को सुप्रीम रखा। मतलब ये क्या सा था कि उसके सामने कोई बैठना भी अलाउड नहीं था, सब लोग घुटने पे झुक के रहते थे, काफ़ी ज़्यादा दबदबा अपना बना के रखा था। प्लस इसने मंगोल को, जैसे बाकी सारे रूलर्स मंगोल रोक रहे थे, सेम इसका भी काम था, क्योंकि पूरा दिल्ली सल्तनत का जो टाइम फ्रेम है उस बीच मंगोल के अटैक होते ही रहते थे, और इन लोग का काम रहता था भाई उनको रोक के रखना है। अगर मंगोल्स इंडिया के साइड आ जाते तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। प्लस जब इनकी डेथ होती है घियासुद्दीन बलबन की, तो इनके जो ग्रैंड सन थे उनका मर्डर कर देते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो कि नया डिनास्टी बनाते हैं, जिसको हम लोग ने नाम दिया है खिलजी डिनास्टी। एक पॉइंट याद रखना, जो जलालुद्दीन खिलजी हैं ये 70 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, तो उतने ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, शार्प नहीं थे, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इसीलिए जो इनका मेन काम धंधा होता था, जितने वॉर्स होते थे वो इनके जनरल्स लेते थे, और इन्हीं के जनरल्स में एक थे इनके नेफ्यू, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिनके ऊपर आपने मूवी में भी देखा होगा, पद्मावत मूवी में रणवीर सिंह वाला रोल अलाउद्दीन खिलजी का था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने मतलब देखा कि जलालुद्दीन खिलजी उतना पावरफुली रूल कर नहीं पा रहे। प्लस क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि जाओ दक्कन में अटैक कर दो, तो अलाउद्दीन खिलजी दक्कन चला गया। दक्कन मीन्स डेक्कन साइड, डेक्कन आई थिंक यू ऑल नो, जो ये वाला साइड होता है इंडिया का साउथ, इसको कहते हैं डेक्कन। तो अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन के साइड अटैक करने गया। डेक्कन जब वो गया तो उसको जब वहाँ पे रूल करके हराने के बाद वापस आना था सारी चीज़ों को लेके, बट क्या हुआ, ये सारे सोने जवाहरात जितने भी मतलब प्रीसियस मेटल्स थे सारा लेके वहीं पे रुक गया, वो आया ही नहीं। तो जब पता चला जलालुद्दीन खिलजी को कि भाई क्यों आ नहीं रहा है, तो उन्होंने मतलब उनके लोगों ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी आने की फिराक में नहीं है, तो वो भी सोचते हैं चलो मैं ही मिल लेता हूँ, भाई वो नहीं आ रहा है तो मैं ही इसको लेके आता हूँ। तो दिल्ली से वो अपनी सेना के साथ आने लगे साउथ की तरफ, जहाँ पे वो अलाउद्दीन खिलजी था। जब वो आते हैं तो उन्हीं के आदमी लोग कहते हैं कि अगर आप सेना लेके जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी डर जाएगा और डर के कहीं भाग ना जाए, फिर आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो भी बोलते हैं बात तो सही कह रहे हो, पर वहीं उन्होंने एक मिस्टेक कर दी थी, वो अपनी सेना को थोड़ा आगे रोक देते हैं और अकेले चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के अलाउद्दीन खिलजी इनका मर्डर कर देता है और ख़ुद सुल्तान बन जाता है। और एक बहुत फेमस पॉइंट याद रखना, जो ये शहर था एक सीरी, इस शहर को बनाने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ओके, सीरी मतलब दिल्ली के अंदर ही एक शहर है छोटा सा, तो उस शहर को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्लस उसने गुजरात, मालवा, राजस्थान, यादव ऑफ देवगिरी साउथ का एक एरिया है। ओके, ये जो काकटियाज है, याद रखना, जो मैंने रुद्रमा देवी का नाम बताया वो इसी एम्पायर से आती थी। मतलब ये एरिया वारंगल, ये आंध्र प्रदेश में है, इसी एरिया की रूलर थी रुद्रमा देवी। आप एक बार सर्च जरूर करना है इनके बारे में। ओके नाउ, और जो ये होयसालाज है ये कर्नाटका के रूलर्स हैं। मतलब इन सब पॉइंट्स से हम लोग ये समझ सकते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट था। मतलब जो ये अपना किंगडम है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, बहुत ज़्यादा दूर तक फैलाया था, साउथ तक अटैक कर देता था। बट बात ये रहती थी, साउथ पे अटैक जरूर करता था बट उसको एनेक्स नहीं करता था। एनेक्स मीन्स अपने किंगडम में शामिल नहीं करता था, क्योंकि उसको भी मालूम था मैं दिल्ली पर बैठा हूँ, दिल्ली से मैं उतना साउथ तक कंट्रोल नहीं जमा पाऊँगा और अल्टीमेटली रिवॉल्ट होगा और वो एम्पायर अलग हो जाएगा मुझसे। तो ये क्या करता था, लोगों को अटैक करके ऐसा मतलब डराता धमकाता था कि अगर तुम मुझको जो मैं मांग रहा हूँ टैक्स या फिर बाकी सारी चीज़ें वो नहीं दोगे तो मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। इसी डर से, फियर से, जो साउथ के भी जो रूलर्स थे, डेक्कन के जो रूलर्स थे, वो इसको ट्रिब्यूट देते थे। ट्रिब्यूट इन द सेंस गिफ्ट्स देते थे, टैक्सेस देते थे, कोई भी चीज़ जो ये मांगता था देना पड़ता था। इनकी बात अलाउद्दीन खिलजी की माननी पड़ती थी उनको। और अलाउद्दीन खिलजी ना मार्केट प्राइस कंट्रोल करने में बहुत चैंपियन था। मतलब इसने मार्केट के प्राइस को इतना अच्छे से कंट्रोल किया था कि जो बाकी जनता है, नॉर्मल पीपल, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि अगर जनता को ही प्रॉब्लम रहती है तो चांसेस ऑफ रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर जनता अगर नॉर्मल रहेगी, जनता को हर चीज़ प्राइस में मिल रहा है, तो जनता शांत, तो मतलब रिवॉल्ट के चांसेस थोड़े बहुत हल्के रहते हैं। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक कैपेबल रूलर भी कहा जाता है, एक क्रूर राजा भी कहा जाता है। बट अगर बात किया जाए बैटल फील्ड पे तो ये कैपेबल रूलर था, एक साथी रूलर था। बट जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है 1316 में, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब वीक रूलर्स आते हैं और फाइनली 1320 में तुगलक्स पावर में आते हैं, जिसका पहला किंग था घियासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक डिनास्टी की फाउंडेशन की थी। ओके, और इसी ने एक शहर का भी बनाया था जिसका नाम है तुगलकाबाद। दिल्ली से जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उससे 8 किलोमीटर की दूरी में ही तुमको ये सिटी मिलेगा जिसका नाम है तुगलकाबाद। ओके देन, सो इनके जो सन थे सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक, इनको कहा जाता है कंट्रोवर्शियल रूलर। इनके कई सारे फैसले थे जो कंट्रोवर्शियल थे, मतलब विवादित थे भाई बहुत। मतलब इनके आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी नोवल लगते थे, नए नए लगते थे, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। ओके, सो कंट्रोवर्शियल। नौ सी मैं कुछ आइडियाज़ बताता हूँ उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने ना दिल्ली से अपनी कैपिटल देवगिरी शिफ्ट करना चाहा। ओके, बट प्रॉब्लम हुआ, देवगिरी इसलिए करते थे, वो सोचे कि दिल्ली है नॉर्थ में और यहाँ से साउथ तक का संभालने में प्रॉब्लम उनको होता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली को छोड़ के बीच में, इंडिया के बीच में एक शहर देखा कि देवगिरी है, एकदम बीच में नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसा साइड जहाँ से सारा एरिया रीच करना ईजी हो जाए, तो उन्होंने ऐसे जगह को अपना कैपिटल बना देते। तो उन्होंने देवगिरी का एक्सपेरिमेंट किया जाने का दक्कन, बट बाद में लॉजिस्टिकल इशूज़ की वजह से कि सारा सामान कैसे लेके आए, कई सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो वहीं पे थी, मतलब हेडक्वार्टर्स हो गए, आर्मी कैंप्स हो गए, तो सारी चीज़ें करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और कुछ साल बाद उनको दोबारा वापस जाना पड़ा और 1327 में वो दोबारा लौट गए दिल्ली की तरफ। मतलब पहला एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल रहा। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टोकन करेंसी का, मतलब जनता है वो खुद ही करेंसी को मिंट कर ले, खुद ही करेंसी बना ले और खुद ही भाई पैसा छाप के अपना काम करे। ये भी आइडिया फेल हो गया उनका। एक और आइडिया था कि जब गंगा यमुना दोआब आई थिंक यू ऑल नो, दोआब होता है ऐसा लैंड, ये एक लैंड मान लो है और इसके इधर भी नदी बह रही है, इसके इधर भी नदी, इसके इधर भी नदी, तो दो नदियों के बीच का जो लैंड है इसी को कहते हैं दोआब। ओके, सो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था वहाँ एक समय पे भूखमरी आई हुई थी। फेमाइन मतलब होता है भूखमरी, जब खाने की कमी हो जाती है तो फेमाइन होता है। ओके, तो फेमाइन आया हुआ था। इस फेमाइन के बीच उन्होंने क्या किया, टैक्स का जो था उसको इंक्रीज़ कर दिया, टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दिया। जो नॉर्मल जनता थी उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, वो भी फेमाइन का समय था, तो जनता में विद्रोह आ गया था उसके खिलाफ। थोड़ा सा होता है ना, जैसे रेटिंग, एम्पायर की जो रेटिंग थी वो गिर गई थी उसकी। ओके, और लोग उसके मतलब थोड़े से खिलाफ हो गए थे कि ऐसा कैसा रूलर है जो इतना फेमाइन पड़ा हुआ है फिर भी टैक्स बढ़ा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स उसके साथ आई थी। तो इस तरह मतलब एक तरह का कंट्रोवर्शियल रूलर रहा। उसके पर जब इसके बाद डेथ होता है उसका, तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसका कज़िन था, उसको नॉमिनेट करते हैं उलेमा। उलेमा मतलब मुस्लिम, एक तरह से समझो पंडित जैसे हम लोग में होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह का ही पोस्ट होता है उलेमा का। तो जो उलेमास थे इन्होंने कहा भाई कज़िन इनके फिरोज शाह तुगलक को बना देना चाहिए सुल्तान, तो ये बन जाता है सुल्तान। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस टैक्स, फेमस कहा जाएगा, वैसे फेमस कहना सही नहीं है, इन फेमस कहना सही है। जैसे जलियांवाला बाग वाला जो कांड हुआ था जिसमें कई सारे मतलब निर्दोष लोगों को अंग्रेज़ ने, जनरल डायर ने गोलियों से मार दिया था, तो उसको फेमस नहीं कहा जाएगा, उसको इनफेमस कहा जाएगा। वो गलत रीजनों की वजह से फेमस है, मतलब बुरे रीजन की वजह से। सो सेम वे जो ये जजिया टैक्स था ये इनफेमस टैक्स है, क्योंकि ये रिलीजियन के आधार पर लगाया जाता था। इसने क्या किया कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा उन पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, बट जो नॉन मुस्लिम है जैसे हिंदू, जैन, सिख, ये सारे जो रिलीजन के लोग थे, इसने कहा कि मैं उनसे टैक्स लूँगा और उस टैक्स का नाम रखा जजिया। ये जजिया टैक्स था कि तुम नॉन मुस्लिम हो तो तुमको टैक्स देना, एक तरह से धर्म के आधार पे, तुम नॉन मुस्लिम हो इसलिए तुम टैक्स दो। सो दिस वॉज समहाउ कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्स। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये नाम याद रखना जजिया। मुग़लों के टाइम तक ये टैक्स लगाया जाता था। ओके, और एक शहर भी इसने मतलब दिल्ली के आसपास ही फाउंड किया था जिसका नाम है फिरोजाबाद। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट डिनास्टी के तरफ जो है सैयद डिनास्टी। अब सैयद डिनास्टी का भी एक हिस्ट्री है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है, ये जो तुगलक एम्पायर था ये डिक्लाइन होता है, मतलब एक तरह से वीक हो जाता है। उसी बीच जो तैमूर था, तैमूर 1398 में इंडिया को इन्वेड करता है, आक्रमण करता है और इसका काम था लूटना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना तैमूर मंगोल रूलर है। जो रूलर चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान भी मंगोल था, ये भी मंगोल है, और ये समरकंद एरिया से आता था जो कि सेंट्रल एशिया का एक एरिया है। ओके, सेंट्रल एशिया आई थिंक यू ऑल नो, जो ईरान इराक वाला साइड होता है उसी को सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो सेंट्रल एशिया का ये रूलर था, सॉरी
ईरान इराक नहीं, जो ये क्या कहते हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरिया है, ये सारा सेंट्रल एशिया में आता है। ओके, तो ये सेंट्रल एशिया से आया था इंडिया में प्लंडर करने, प्लंडर इन द सेंस लूटने। ओके, और कई सारे टाउन्स को इसने प्लंडर किया और उसके बाद 1399 एक साल लूटने के बाद वो चला गया। पर वो जब जाता है तो अपना डेप्यूटी समझ रहे होगे, उसका एक साथी था जो अपने डेप्यूटी जिसका नाम था खिज्र खान, उसको यहीं पे छोड़ के जाता है और खिज्र खान जो थ्रोन था, जो सल्तनत थी, उसको अपने हाथ में ले लेता है और जिस डिनास्टी का स्टार्ट करता है उस डिनास्टी का नाम था सैयद डिनास्टी। ओके, सैयद डिनास्टी। और 1451 इन ईयर 1451 एक नई डिनास्टी का स्टार्ट होता है जिसका नाम है लोदी डिनास्टी, क्योंकि जो सही डिनास्टी थी बहुत लंबी नहीं चलती है। ओके, तो खिज्र खान के बाद एक आता है रूलर और उसके बाद आते हैं बहलूल लोदी, और बहलूल लोदी ने ही स्टार्ट किया लोदी डिनास्टी को। ओके, लोदी डिनास्टी को ये कुछ साल तक रूल कर। ओके, जब बहलूल लोदी की मतलब डेथ होती है तो इनके बाद इनके सन सिकंदर लोदी, जिनका नाम था सिकंदर लोदी, वो थ्रोन पे आते हैं। और सिकंदर लोदी ने अपना टाइम चलाया जिसमें वो बिहार साइड वाला रीजन कंकर करते हैं। बट सिकंदर लोदी के बाद जो उनके सन होते हैं इब्राहिम लोदी, वो आते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 में सक्सीड करते हैं इसको, सिकंदर लोदी को। बट प्रॉब्लम ये थी, जो इब्राहिम लोदी थे उनके अंकल से नहीं पड़ती थी। अंकल इन द सेंस उसके रिश्तेदार टाइप के लोग थे जिनका नाम था आलम खान और दौलत खान लोदी। इन्होंने बाबर को बुला के लाया, कहा भाई बाबर को लालच दिया कि ऐसा ऐसा है, यहाँ आओ तुम रूल करोगे, इंडिया काफ़ी मतलब प्रॉस्पेरस कंट्री है। तो बाबर भी लालच में आ गया और बाबर उस समय काबुल में रूल करता था। आई थिंक यू ऑल नो काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? अफ़गानिस्तान। ओके, सो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल थी काबुल, वहाँ का रूलर था बाबर। और बाबर भाई ऑफ़र सुनता है कि अच्छा ऑफ़र है, चल चलते हैं। तो उसने इन्वेड कर दिया इंडिया को, और इंडिया में जब वो आया तो उसका सामना हुआ इब्राहिम लोदी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, कभी मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लगाऊंगा, क्योंकि इस बैटल में बाबर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली, मतलब कम आर्मी से भी बड़ी आर्मी को, जो इब्राहिम लोदी की आर्मी थी वो बाबर की आर्मी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट उसके बावजूद बाबर उनको डिफीट कर देता है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। काफ़ी ब्रिलियंट था बाबर, और अपनी स्ट्रेटेजी लगा के भाई इसने मस्त से वो बैटल अपने हाथ में कर लिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसके बाद उन्होंने कई सारे बैटल लड़े, जैसे अगर आप लोग राणा सांगा का नाम सुने हो, राणा सांगा राजपूती रूलर थे, इनसे भी फाइट हुआ था बाबर का और राणा सांगा को डिफीट कर दिया था। राणा सांगा काफ़ी बहादुरी से लड़े थे, बट चीटिंग हो गया था इनके साथ, इनके लोगों ने ही इनको चीट किया, इस वजह से बाबर ने इनको डिफीट कर दिया था। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं, और आगे इसी के साथ ख़त्म होता है ये वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग सारी डिनास्टीज़ को लाइन बाय लाइन समझ लिए कि कौन सी डिनास्टी आई, उसमें कौन कौन रूलर थे, उन्होंने क्या क्या किया, सारी पावर्स कवर हो गए। अब जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ ओवर नाउ, जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली सुल्तान ने, मतलब पूरे जो इतना एरियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया, कैसे रूल किया, वो सारे जो सिस्टम है वो अपन समझेंगे। उसके पहले मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहता था कि जो इंडिया का मेडिएवल पीरियड है, जो आप लोग पढ़ते हो क्लास 7th में, अपन मेडिएवल इंडिया के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो इंडिया का मेडिएवल पीरियड है उसको हम लोग ना एक तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पीरियड हम लोग कहेंगे जिसको 1200 से लेके मतलब 1200 से 1526 तक। आपको मैं बता दूँ, ये वो वाला टाइम फ्रेम है ना जब दिल्ली सल्तनत थी पूरे इंडिया में। कौन सी सल्तनत थी? दिल्ली सुल्तनत। ओके, सो इस टाइम में पूरा कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट था, मतलब 1200 से लेके 1526 तक कन्फ्लिक्ट, हर जगह कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है। कोई रूलर आता है, उसके बाद उसको मतलब डिफीट करके उसी का नॉबल, उसी का चाचा, उसी का भतीजा, इस तरह करके मीन्स फाइट चलती रहती। प्लस जो ये कहते हैं राजपूत थे, इनसे फाइट चलती रहती थी। कई सारे उलेमास थे, कई सारे मुल्ला थे, उनसे फाइट चलते रहता था। मतलब कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट था इस टाइम में, क्योंकि ये पूरा दिल्ली सुल्तान का टाइम था। 1226 का डेट अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं बता दूँ, इसी साल बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी मतलब वो डिफीटेड था और बाबर विन हो गया था, बाबर वॉन। ओके, और जब बाबर जीतता है तो इसी के बाद स्टार्ट होता है मुग़ल डिनास्टी का। और जो ये मुग़ल्स का टाइम था ये थोड़ा सा स्टेबलाइज टाइम था, मतलब जितना अनस्टेबल टाइम, मतलब उबड़ खाबड़ वाला टाइम ये वाला था, क्या कहते हैं 1200 से 1526 दिल्ली सुल्तान वाला। मुग़ल्स वाला उससे थोड़ा सा स्टेबल था, थोड़ा सा पीस था। और ये मुग़ल वाला टाइम है 1226 लेके 1761। 1761 में क्या होता है ये आप लोग पता करके बताना, बहुत ही फेमस रूलर का डेथ होता है। ओके, सो ये पीस का एक टाइम था, मुग़ल पीरियड कहा जाता है। उतना ज़्यादा टर्म्यूटुलस नहीं था, उतना ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं थी जितनी ये दिल्ली सुल्तनत वाले टाइम में थी। परेशानी
परेशानियाँ तो देखो हर एम्पायर में होती हैं, हर टाइम होती हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स, देन डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स मुग़ल पीरियड में कम थी और ये दिल्ली सुल्तान वाले पीरियड में ज़्यादा थी। प्लस आप लोग को ये तो पिछले चैप्टर में ही मैंने बताया था कि 7th से 12th सेंचुरी पूरे इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स का कब्जा था, मतलब भारत के, जैसे प्रतिहार हो गए, चालुक्याज हो गए, चंदेल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, ये सारे जो रूलर्स थे, गुज्जर प्रतिहार हो गए, ये सारे इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स थे जो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक इंडिया में अपना अपना छोटा छोटा किंगडम बना के रखे हुए थे। प्लस इनका नाम भी आप याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम का। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे या फिर फर्स्ट बाहर के इन्वेडर थे जिन्होंने इंडिया पे फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। ओके, और ये भी इंडिया के मतलब इंटीरियर साइड में नहीं इन्वेड किया था, इन्होंने सिंध को इन्वेड किया था और जीता था। मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है, कभी खाली होगा मतलब अलग से क्लास लूँगा इसके ऊपर तो बताऊँगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। आप लोग के क्लास के हिसाब से उतना स्पेसिफिक नहीं है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इन्वेड किया था इंडिया को। और इन्वेड क्या किया था इसने, सिंध वाला एरिया आप लोग को मालूम होगा, जो इंडस रिवर फ्लो होती है, तो इंडस रिवर के आसपास के एरिया को ही सिंध कहते हैं। ओके, देन दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अब आप आगे बढ़ते हैं अपन, जो कि है एक्सपेंसन वाला, कि कैसे इन्होंने अपना एक्सपेंड किया था किंगडम, कि छोटा सा दिल्ली सुल्तान था कैसे इतना बड़ा हुआ, वो पूरा एक्सटेंशन कैसे हुआ था, इसे हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर के समझेंगे। ओके, देन नाउ बिगिनिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक्सपेंसन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया, इसे समझने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि एट दैट टाइम जो सिटीज़ थे उनको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक था गैरीसन टाउन एंड द अदर वन वाज हिंटरलैंड, जो आप लोग को यहाँ भी दिया हुआ है, लेट मी शो यू इन योर बुक। ओके, गैरीसन टाउन एंड हिंटरलैंड। सो व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो जिस एरिया में किंग मतलब सुल्तान और उनकी जो मतलब फैमिली होती थी वो रहते थे, जहाँ उसके सोल्जर्स रहते थे, उसको गैरीसन टाउन कहा जाता था। सिंपल वर्ड्स में ऐसा टाउन जो फोर्टिफाइड था, फोर्टिफाइड इन द सेंस जहाँ पे फोर्ट्स बने हुए थे, किले से घेरा हुआ था कि कोई भी अगर एनिमी होगा तो वो अटैक कर नहीं पाएगा। लाइक किला उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जो फोर्ट्स होते थे, किले को आई थिंक यू ऑल नो इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। ओके, सो फोर्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। ओके, सो किंग्स यूज्ड टू लिव इन द 45 टाउन्स एंड दीज 45 टाउन्स वर कॉल्ड गैरीसन टाउन। तो याद रखना आप लोग, अगर आपसे कोई पूछता है कि गैरीसन टाउन क्या था, तो आप बताना द 45 टाउन्स इन विच सुल्तान्स एंड हीज एसोसिएट लिव्ड इज कॉल्ड गैरीसन टाउन। ओके, तो ये आप याद रखना। प्लस अब गैरीसन टाउन के आसपास का जो एरिया, जैसे एक हो गया किला है पूरा, उसके आसपास किला बना हुआ है, एक बड़ी बड़ी दीवारें, और एक टाउन है, वहाँ पे किंग है, उसके सोल्जर्स, उसकी फैमिली है। बट उसके अलावा जो नॉर्मल एरिया है, जो आम जनता जहाँ पे रहती है, उसे अपन हिंटरलैंड कहते हैं। ओके, सो हिंटरलैंड एकदम नॉर्मल एरिया था। 45 टाउन्स था किंग जहाँ रहते थे, और हिंटरलैंड है जहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते थे वहाँ पे। और स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत जो स्टार्टिंग के सुल्तान थे उनका जो कंट्रोल था वो हिंटरलैंड पे काफ़ी कम था। दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट में जो सुल्तान थे उनका हिंटरलैंड पे कंट्रोल कम था, वो अपने 45 टाउन्स में ही रहते थे, वहीं पे कंट्रोल जमाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो आसपास के हिंटरलैंड थे, जो आम जनता जहाँ रहती थी, वहाँ भी अपना कंट्रोल जमाया, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, इस तरह करके चीज़ें स्टार्ट हुई। और मेनली जैसे जब उन्होंने आगे आगे अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था, तो जो हिंटरलैंड के लोग थे उनका इस्तेमाल या फिर हिंटरलैंड का इस्तेमाल सुल्तान 3 चीज़ के लिए करता था। एक ट्रेड करने के लिए, दूसरा ट्रिब्यूट मीन्स हुआ टैक्स हो गया, गिफ्ट्स हो गए, मान लो वहाँ के लोग इन्हें गिफ्ट्स ला के दे रहे हैं क्योंकि भाई सुल्तान है ये, कि इनको गिफ्ट नहीं देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। दैट वाज द थिंकिंग एट दैट टाइम। ओके, सो टैक्स लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए सुल्तान यूज़ करता था। प्लस कभी कभी कुछ सुल्तान होते थे जो प्लंडर इन द सेंस उनको लूटने के लिए भी इस्तेमाल करते थे हिंटरलैंड को। सो दिस वॉज द केस इन द अर्ली टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड होता है तो उसमें 3-4 प्रॉब्लम्स आई दिल्ली सल्तनत को। पहली जो प्रॉब्लम थी, जो मंगोल्स थे वो इन्वेड करते रहते थे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जितने भी रूलर्स थे उन्होंने मतलब जो मंगोल्स थे उनके साथ फाइट किया था, उनको रोकने की कोशिश की थी। जो मंगोल का इन्वेजन था वो पूरे दिल्ली सल्तनत के जो टाइम पीरियड है उसमें होते ही रहता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि मंगोल से कैसे भिड़ा जाए। प्लस जो ये कहते हैं गैरीसन टाउन थे डिस्टेंट सिटी, गैरीसन टाउन मतलब वही फोर्ट वाले टाउन जहाँ पे किले होते हैं, फोर्ट वाला एरिया, ठीक है। तो जो गैरीसन टाउन था बंगाल में,
वहाँ करना मुश्किल होता था, वहाँ कैसे कंट्रोल में आ जाए। सिर्फ बात बंगाल की नहीं हो रही है, जैसे मेन देखो दिल्ली में सुल्तान है, बाकी आसपास जो दूर दूर किले थे वहाँ कैसे अपना कंट्रोल जमाए, क्योंकि सुल्तान तो दिल्ली में, उस समय तो ऐसा होता नहीं था, फ़ोन कॉल होते थे या फिर प्लेन होता था, एक दिन में पहुँच गया, तो वहाँ कंट्रोल जमाना बहुत मुश्किल होता था। मतलब सिंपल मैं प्रॉब्लम बोलूँ तो सेकेंड प्रॉब्लम था डिस्टेंस। उस समय डिस्टेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था कि अगर आपको कुछ भी संदेश पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात ले जानी है, तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती थी। ओके, थर्ड थिंग था वेदर, कि अगर आप मान लो दिल्ली से बंगाल साइड में अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया आपने, सुल्तान सोचा चलो एक बार विजिट कर आते हैं, बट बीच में अगर वेदर ख़राब हो जाए तो सुल्तान को रुकना पड़ता था, क्योंकि उस समय तो सिस्टम उतने एडवांस नहीं थे। अगर वेदर ख़राब होता है तो आपको स्टे करना पड़ेगा, कार नहीं थी कि चल चलेगी। सो दीज वर द 3 मेन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। ओके, और अगर अपन देखते हैं कि जब मैंने बताया ना स्टार्टिंग में सुल्तान का कंट्रोल कम था हिंटरलैंड में, सुल्तान जो होते थे वो गैरिसन टाउन, जो उनके फोर्ट्स वाले किले वाले टाउन होते थे, वहाँ रहते थे। तो उन्होंने जैसे जैसे अपना एक्सपेंशन किया तैसे तैसे उन्होंने जो हिंटरलैंड के फॉरेस्ट हैं उसको क्लियर करना स्टार्ट किया। आप लोग को मालूम होगा पहले नॉर्मली फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो आप लोग काफ़ी कम जंगल देखते हो। अगर हम लोग आज से 400-500 साल पहले चले तो काफ़ी सारे जंगल मिलेंगे। तो जो फॉरेस्ट होते थे उस समय के, उनको क्लियर करना स्टार्ट किया। किस एरिया के? गंगा यमुना दोआब। मैंने स्टार्टिंग में भी इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि गंगा यमुना दोआब क्या होता है। एक गंगा है, यमुना है, उसके बीच का जो लैंड है उसको कहते हैं गंगा यमुना दोआब। ओके, सो दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का लैंड, और यहाँ पे किस 2 नदियों की बात हो रही है? गंगा और यमुना के बीच के लैंड की। ओके, डन। तो जब भाई आप क्लियर करोगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? जो हंटर गैदरर्स होते हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स होते हैं, तो ट्राइब्स हो गए, हंटर गैदरर हो गए, हर्डर्स हो गए, इनको बाहर कर दिया गया इनके हैबिटेट से। कहा भाई जब कटेगा तो भाई उनका नॉर्मल वहाँ पे वो लोग रहते थे तो उनको हटा दिया गया था। इससे भी सुल्तानों के खिलाफ थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट था, लोग नाराज़ थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। प्लस अगर हम लोग फ्रंटियर्स को देखा जाए तो एक फ्रंटियर है इंटीरियर फ्रंटियर, मैं भी बताता हूँ उसका मतलब क्या है, और एक है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब हो गया कि अगर आपका जो किंगडम है, मान लो एक किंगडम है जो यहाँ तक फैला हुआ है, तो इसके अंदर अगर कोई चीज़ वो कर रहा है, मान लो अंदर किसी ने विद्रोह किया या फिर रिवॉल्ट किया, तो यहाँ के लिए आर्मी भेज दी गई, यहाँ के लिए आर्मी भेज दी गई, तो ये हो गया इंटरनल फ्रंटियर में वॉर करना, या फिर इंटरनल फ्रंटियर में अपने किंगडम को कंसोलिडेट करना। बट अगर सुल्तान को इधर से अपने इंटरनल फ्रंटियर से यहाँ जाना है अटैक करने साउथ साइड, या फिर इधर जाना है ईस्ट साइड, या फिर इधर जाना है वेस्ट साइड, तो ये वाले एरिया हो जाएंगे एक्सटीरियर, एक्सटर्नल फ्रंटियर। ओके, सो इंटरनल एक्सटर्नल, इंटीरियर एक्सटीरियर, दोनों बात एक ही है। ओके, सो ये वाला क्लैरिटी शायद आपको मिल गया हो। तो जब स्टार्टिंग हुआ था दिल्ली सल्तनत का, तो लोग अपने इंटीरियर फ्रंटियर जो था, इंटरनल फ्रंटियर था, वहीं पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पावर ग्रोथ हुई, उन्होंने अपने एक्सटर्नल फ्रंटियर जो थे वहाँ भी ध्यान देना शुरू किया। ओके, और जो दिल्ली की अथॉरिटी थी वो 2 चीज़ों ने मतलब चैलेंज की थी। एक थे मंगोल, दिल्ली अथॉरिटी मतलब जो सुल्तान था उसको जिसने चैलेंज किया था, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस थे सुल्तान के सामने, एक थे मंगोल्स और दूसरे थे वो गवर्नर जो कि रिबेल करते थे। रिबेल इन द सेंस विद्रोह करते थे जैसे ही वो देखते थे कि सुल्तान वीक हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि एक सुल्तान थे, उनकी डेथ होती है, उनका जो सक्सेसर आता है वो काफ़ी वीक होता है, तो उसके खिलाफ जो ये छोटे छोटे गवर्नर्स होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो विद्रोह कर देते थे, वो रिवॉल्ट कर देते थे। ओके, सो ये वर्ड तो आप लोग अब अच्छे से दिमाग में मतलब सेट कर लो कि रिवॉल्ट मतलब विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिस्ट्री में बार बार यूज़ होते हुए आपको दिखेगा। तो रिवॉल्ट्स होते थे किसके खिलाफ? सुल्तान अगर वीक पड़ जाता है तब। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, सुल्तान परेशान रहते थे। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसन कौन से सुल्तान ने किया, कौन से ऐसे सुल्तान ने जिन्होंने अपना किंगडम बहुत ज़्यादा फैलाया, बहुत ज़्यादा बड़ा किया, इन द सेंस कह सकते हैं एग्रेसिव कौन थे बहुत ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते थे किंगडम को, तो मेन 3 दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने अपनी सल्तनत को काफ़ी बड़ा बनाने में मतलब सबसे बड़ा योगदान इन्हीं तीनों का था। स्टार्टिंग में जो आते हैं उनका नाम है बलबन, जो स्लेव डिनास्टी के थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, एंड आफ्टर डैट मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सबके साथ आपको याद आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल किंग। ओके, यही थे जो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, एक्सपेरिमेंटल किंग। ओके, तो जब इन तीनों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था अपने किंगडम को, और इसमें ही जो थे क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने स्टार्ट किया था सदर्न इंडिया का एक्सपेंशन। जैसे बलबन थे वो तो मतलब दिल्ली के आसपास अटैक करके अपना किंगडम बड़ा किए थे, बट जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे तो काफ़ी एग्रेसिव थे। ये साउथ तक चाहते थे कि अपना कंट्रोल, और साउथ तक अटैक करते थे। पूरा इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, बट इस तरह समझो जैसे देवगिरी है, देवगिरी पे जब अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो देवगिरी को हरा दिया था। उसके बाद देवगिरी ने, जब तक अलाउद्दीन खिलजी का किंगडम चला था, यहाँ ये लोग अपने टैक्सेस पे करते थे, सारा इनकी जो भी रूल्स होते थे मानना पड़ता था, क्योंकि डर था कि अगर हम नहीं करेंगे तो दोबारा आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, एक वॉर हो जाएगी। तो ये सारा प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस जमा के रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था साउथ में,
तो ये 2 मतलब किंग, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन था दिल्ली सुल्तान जिसने सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, तो फर्स्ट थे अलाउद्दीन खिलजी और इनके बाद थे मोहम्मद तुगलक। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बहुत फेमस शब्द है जो मैं बार बार दोहराया हूँ इस चैप्टर में, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट मतलब समेटना। अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब, तो आप बता सकते हो कि टू कंसोलिडेट मीन्स टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ पावर एंड सक्सेस डैट यू हैव। मतलब अपना जो पोजीशन ऑफ पावर है, जो आपके पास पावर है, जो आपके पास सक्सेस है, डैट यू हैव मतलब जो भी आपके पास है उसको स्ट्रेंथन करो। जो है आपके पास पहले उसको समेट के एकदम जमा लो, तब जाके एक्सपेंड करो। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, और एक्सपेंड करना तभी चाहिए जब आप जितना आपके पास है, जब तक उसको कंसोलिडेट नहीं करते हैं तब तक एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू कंसोलिडेट एंड सेकेंड स्टेप इज़ टू एक्सपेंड। तो वही बताया जा रहा है कि अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन कर दो और उसके बाद जाके आप एक्सपेंशन की तरफ बढ़ो, और अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने को ही हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। ओके, अगर बात किया जाए कि कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलायबल गवर्नर। क्योंकि गवर्नर अगर रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, ये आप याद रखना अगर आपको ना मालूम हो तो। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, जो गवर्नर है वो भरोसेमंद होना चाहिए। अगर वही एक तरह से ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर तो वही स्कैम कर देगा, वही आपके खिलाफ चीज़ें कर देगा। तो ट्रस्टेड गवर्नर्स चाहिए होते थे। और प्रॉब्लम ये था ना, जो ये नोबल्स होते थे, जो इलाइट होते थे, मतलब जो बड़े बड़े खानदानी लोग होते थे उस समय के, उन लोगों के लिए मतलब सुल्तान जो होते थे उनको ट्रस्ट नहीं था उन पर। वो समझते थे कि ये ऐसे लोग हैं जो जैसे ही मुझको कमज़ोर पाएंगे तैसे ही मेरे पीठ पे खंजर भोंकेंगे, मतलब मेरे खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। यही प्रॉब्लम था। इसके लिए क्या हुआ, जो सुल्तान्स थे उन्होंने अपने लिए स्लेव्स हायर करना स्टार्ट किया। ओके, तो वो क्या करते थे, स्पेशल स्लेव्स को परचेज करते थे। किसके लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए। और उस समय जैसे जो स्लेव्स वो लोग मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज करते थे, उस समय उन लोग को बुलाया जाता था बंदागन। याद रखना, पर्शियन लैंग्वेज का एक शब्द है बंदागन। बंदागन मतलब वही जो आपके बंदी हैं, आपके स्लेव हैं, आपकी बात मानते हैं। और प्रॉब्लम था ना, जो इस सुल्तान्स होते थे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे स्लेव्स पे। इनका ऐसा मानना था कि अगर एक वर्दी मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो डिज़ायर है, जिसके जो मतलब काबिल है, वर्दी मतलब होता है काबिल, तो जो काबिल है और एक्सपीरियंस्ड स्लेव है वो तुम अपने मतलब बेटे से भी बेटर है। अगर आपके पास ऐसा स्लेव है जो काफ़ी ज़्यादा काबिल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपके सन से भी ज़्यादा बेटर है। ऐसा सुल्तान्स का भरोसा था। क्योंकि प्रॉब्लम एक बात ये थी कि जो स्लेव होते थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर पे, अपने सुल्तान पे। इसीलिए वो मतलब एक तरह से ट्रस्ट था कि वो विद्रोह नहीं करेंगे। ये तो बेचारा स्लेव था, इसको मैं इतना पावरफुल बना दिया, मैंने इसको ये पोजीशन दे दी, तो एक तरह से एहसानमंद होते थे वो लोग। तो वो ज़्यादातर मतलब विद्रोह नहीं करते थे राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। इसलिए जो सुल्तान थे वो ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करते थे, स्लेव्स पे। ओके, हाँ, तो ये वाली बात यहाँ भी लिखी हुई है कि जो गवर्नर हैं वो रिलायबल रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, रिलायबल गवर्नर्स रिक्वायर्ड। प्लस जो इसलिए जब वो नहीं मिलते थे रिलायबल गवर्नर, तो वो लोग स्लेव्स को क्या करते थे, परचेज करते थे। किसके लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए, जिसको हम लोग ने बताया ना बंदागन कहते थे इन लोग को, बंदागन। आप लोग का रिवीजन भी जा रहा है, एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ। और इन लोगों को ट्रेन किया जाता था, जो स्लेव्स होते थे उनको ट्रेन किया जाता था क्या करने के लिए, टू होल्ड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस। मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती थी, मतलब गवर्नर की पोजीशन हो गई, मिलिट्री चीफ की पोजीशन हो गई, टैक्स कलेक्शन का जो हेड होता है उसकी पोजीशन हो गई। ये सारी पोजीशन किसको दिए जाते थे, स्लेव्स को दिए जाते थे। ओके देन मूविंग फॉरवर्ड, जो स्लेव्स थे दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। लॉयल मतलब भरोसेमंद, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है ना, वो अपने मास्टर्स के लिए लॉयल थे। बट क्या हो अगर वो मास्टर चेंज हो जाए, सुल्तान का अगर आने वाला जो फ्यूचर है, मतलब जो नेक्स्ट सुल्तान आता है, उसके लिए ये जो स्लेव्स होते थे वो लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। वो अपने पुराने मास्टर के लिए लॉयल होते थे। तो प्रॉब्लम होती थी जब नया सुल्तान आएगा तो जो पुराने स्लेव्स थे उनको हटाना ही लाना पड़ेगा। जैसे पुराने स्लेव में मान लो मिलिट्री चीफ बना हुआ है, तो जो ये सुल्तान है, नया सुल्तान है, इसको उस पर भरोसा नहीं होगा। क्योंकि उसका मास्टर कोई दूसरा सुल्तान था, तो वो अपना अलग से एक स्लेव लेके आएगा और पोजीशन चेंज कर देगा। मतलब मान लो एक स्लेव था, इसको बना दिया गया था मिलिट्री चीफ, मिलिट्री का चीफ था। अब नया सुल्तान आएगा तो इसकी पोजीशन चली जाएगी, दूसरे को मिलिट्री चीफ बना दिया जाएगा। इसकी वजह से कभी कभी जो ये स्लेव्स होते थे इनको अच्छा नहीं लगता था क्यों मेरी पोजीशन चेंज की जा रही है, और इसके चक्कर में तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट, थोड़ा बहुत विवाद हो जाता था। किसके बीच में, ओल्ड और न्यू नोबल्स। नोबल्स मतलब यही जो क्या कहते हैं स्लेव्स हैं, इनको नोबल बना दिया गया था ना, तो इन लोगों में क्या हो जाता था, रिवॉल्ट हो जाता था, कन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो ये वाली प्रॉब्लम भी देखी जाती थी। प्लस उस समय मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने इक्ता वाला सिस्टम लाया था कि जो लैंड था उसको इक्ता में डिवाइड कर दिया था। और एक इक्ता का जो मतलब क्या कह सकते हैं हेड होगा, वो होगा इक्तेदार।
इक़्तादार का काम होता था कि जो इक़्तास है इसको कंट्रोल करना है, कितना इक़्ता किसके पास रहेगा, इस इक़्ता पे क्या क्या किया जाएगा, क्या उगाया जाएगा, कौन से क्रॉप्स होंगे, कौन उगाएगा, सारी बातें मतलब इक़्तादार देखता था। और इक़्तादार को मुक्ति बुलाया जाता था। याद रहेगा आपको, मुक्तीस, मुक्तीस, ये आप याद रखना, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मुक्तीस होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। समझो एक एरिया, एक इक़्ता का एक मुक्ति है, तो उसकी जिम्मेदारी है इस इक़्ता में जो भी काम होगा, जो भी एग्रीकल्चर होगा, उसका टैक्स कौन लेगा, यही मुक्ति लेगा। ओके। और प्रॉब्लम ये है मुक्ति भी भरोसेमंद होने चाहिए। इसके लिए क्या होता था, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, वो मैं बताता हूँ वो सिस्टम क्या था। इन्होंने मुक्ति पे चेक रखने के लिए कि वो कोई मतलब क्या कह सकते हैं, अलग हमारे जो हम कहें उसके अलग जाके कुछ ना करते, इसके लिए क्या किया जाता था, जो ये पोस्ट होता था मुक्ति का, हेरिडिटरी नहीं रखते थे वो लोग। हेरिडिटरी मतलब ऐसा नहीं कि ये एक मुक्ति बन गया है तो जैसे इसकी डेथ होगी तो इसका जो सन होगा वो मुक्ति बन जाएगा, ये चीज़ नहीं था। हेरिडिटरी मतलब होता है ना बेस्ड ऑन बर्थ, कोई पोजीशन अगर हेरिडिटरी है मतलब बेस्ड ऑन बर्थ, तो बर्थ के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, मुक्ति को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता था। याद रखना, बेस्ड ऑन बर्थ नहीं थे ये लोग, ठीक है, हेरिडिटरी नहीं थे। प्लस जो इक़्ता होते थे इनको शॉर्ट पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता था, थोड़े टाइम के लिए, फिर इक़्ता बदल देंगे, जिसकी वजह से रहता था चेंजेस होते रहते, तो किसी एक इक़्ता के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं आ पाती। और जब पावर मतलब एक के पास नहीं ज़्यादा आएगी तो वो रिवॉल्ट नहीं करेगा। प्लस अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था कि मतलब जो वो हिसाब किताब होता है, कितना रेवेन्यू उन्होंने लिया, जितना कलेक्ट किया उतना सरकार के पास आया कि नहीं, सुल्तान के पास आया कि नहीं, वो सारा अकाउंट के लिए एक अकाउंटेंट रखा जाता था जो देखते रहता था कहीं पैसे का झोल मोल नहीं ना कर रही है मुक्ति। प्लस जो सोल्जर वो लोग रखते थे, नंबर ऑफ़ सोल्जर कैप, वो एकदम प्रिस्क्राइब्ड था। प्रिस्क्राइब्ड इन द सेंस डिसाइड कर दिया गया कि एक इक़्तेदार के पास इस नंबर का सोल्जर रहेगा, इससे ज़्यादा अगर वो करता है तो उसका मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो शरारती घूम रहा है, ठीक है, तो वो करने नहीं दिया जाता था। नंबर ऑफ़ सोल्जर्स फिक्स्ड रखे जाते थे। तो ये था मुक्ति के ऊपर चेक करने का तरीका। ये अलाउद्दीन खिलजी और क्या नाम है इनका, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा ही सिस्टम बनाया था। प्लस अगर हम आगे बात करें कि टैक्स कितने तरह का होता था, तो टैक्स उस समय होता था 3 तरह का। ओके, एक टैक्स होता था जो कल्टीवेशन मतलब जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उस पर लगाया जाता था। और ये टैक्स होता था, मान लो आपने जितना भी उगाया उसका 50% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अगर आपने 100 किलो उगाया है तो 50 किलो हो जाएगा टैक्स, तो 50% था ये वाला टैक्स। सेकेंड टैक्स था ऑन कैटल आप लोग जानते होंगे, काऊ हो गया, बफेलो हो गए, सारे कैटल एनिमल्स है, मतलब दूध, पनीर, दही, ये सारी चीज़ों पे भी टैक्स लगता था। प्लस आपके पास जो हाउस है, ऑन हाउसेस पे भी टैक्स लगता था, जिसको हाउस टैक्स कहते थे, कि घर अगर आप इस ज़मीन पे बनवाए हो तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये याद रखना आप लोग कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने गैरीसन टाउन बनवाया था। जैसे गैरीसन टाउन मैंने बताया ना, ऐसा टाउन जहाँ पे फोर्ट है, किला है, उसी को गैरीसन टाउन कहते हैं। तो मेन गैरीसन टाउन तो वही है, दिल्ली है, बट इसने एक और गैरीसन टाउन दिल्ली के आस पास में ही बनाया था, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जिसका नाम है सिरी। और ये बनाया गया था उसके सोल्जर्स के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना अलाउद्दीन खिलजी के पास सोल्जर ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि वो साउथ तक अटैक करना चाहता था, इस वजह से ज़्यादा सोल्जर थे। उनके लिए एक अलग से इसने टाउन बनाया था कि भाई सेफ रहेंगे इनके सोल्जर्स, तो वो टाउन बना था सिरी। प्लस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी एक बात मैं बताता हूँ कि उस समय जैसे अगर आप आज भी जाओगे दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, इस तरह करके रहता है, तो जो दिल्ली का एकदम स्टार्टिंग वाला एरिया जहाँ पे सुल्तान मतलब अपना रूल करते थे, उस वाले एरिया को ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एम्प्टी कर दिया था, खाली कर दिया था, पूरी तरह से खाली कर दिया था। मैंने बताया था ना, उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था दौलताबाद नीचे के साइड। तो दौलताबाद में जब शिफ्ट हुआ था तो उसने ये जो ओल्ड सिटी के लोग थे इसको बोला कि भाई तुम जाओ, तुम दौलताबाद रहो, और जो ये ओल्ड दिल्ली है यहाँ पे मैं अपने सोल्जर्स को रखूँगा। तो इसने ये अपने सोल्जर्स के लिए फिक्स किया, यहाँ पे मेरे सोल्जर्स रहेंगे और तुम लोग जाओ दौलताबाद रहना। तो ये वाली चीज़ की थी। प्लस जो ये वाला पॉइंट है ये मैं थोड़ा डीप में समझाता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी बनाई थी कि आप लोग करेंसी खुद से कर सकते हो। मैं बताता हूँ वो है क्या। जो मैं आपको बताया वो 100% सही नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्या था, उसने टोकन करेंसी लाया था। अब ध्यान से समझना, ये कोई डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखो, जो 2000 की नोट आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाय द वे 2000 तो कैंसिल हो गया, इसको समझ लो अपन 500 रखते हैं, ठीक है। 500 की जो नोट इस्तेमाल करते हैं उसकी असली वैल्यू 500 थोड़ी ना होती है। इन द सेंस जो वो कागज़ का पेज का एक टुकड़ा है वो 500 का टुकड़ा थोड़ी ना होता है। उसको बनाने में 500 रुपया नहीं लगते, उससे कम पैसे लगते हैं, काफ़ी कम पैसे लगते हैं, फिर भी उसकी वैल्यू 500 है। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो ये तो अभी का सिस्टम है, बट आपको मैंने पहले बताया था ना, पहले ऐसे चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। अगर आपको चावल चाहिए और आपके पास दाल है तो आप 1 किलो दाल लो, उस हिसाब से चावल ले लो, तो वो बार्टर सिस्टम होता था। तो पहले यही बार्टर सिस्टम चलता था। तो इसमें क्या होता था, सामान की मतलब इस तरह नोट नहीं रहते थे कि आप 10 रुपये का नोट बनाए बट उसकी वैल्यू 500 होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं रहती थी। वहाँ तो जितने का सामान है आपके पास उतना दो, तो उतने का ही सामान मिलेगा। इन द सेंस आपके पास अगर
1 किलो गोल्ड है तो उसके बदले आपको 1 किलो गोल्ड की जो प्राइस है उस हिसाब से सामान मिलेगा। तो पहले होता था कॉइन्स ब्रॉन्ज के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, तो उसकी प्राइस फिक्स रहती थी, ठीक है। तो इसने किया क्या, आज का जो सिस्टम है वही सिस्टम उस समय लाने की कोशिश की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जानते हो, ऐसा करेंसी जिसकी वैल्यू जितना उसका भाव उससे कम हो, जैसे ये 500 के नोट की वैल्यू बनाने में ज़्यादा नहीं लगती है, बट फिर भी इसकी मतलब जो वैल्यू है 500 है ना, उस तरह की करेंसी को अपन टोकन करेंसी कहते हैं। तो इसने उस समय टोकन करेंसी लाया था कि भाई टोकन करेंसी लो, इसकी वैल्यू असली में ज़्यादा नहीं है, मतलब है सर बनाने में इसको सस्ता पड़ा है, बट असली में इसकी कीमत ज़्यादा रहेगी। इन द सेंस मान लो 10 रुपये बनाने में लगा, बट तुम इस टोकन करेंसी से 500 का सामान खरीद सकते हो, ऐसा चीज़ लगा है। बट प्रॉब्लम ये था, लोगों को आदत थी उस समय ऐसा कि मान लो 500 रुपये का ये चांदी का सिक्का है तो इससे तुम्हें सामान भी 500 का मिलेगा, इस तरह की लोगों की आदत बनी हुई थी, टोकन की आदत नहीं थी। तो लोगों ने बताया ये कौन सी बात हुई, लोगों को ये सिस्टम समझ नहीं आया। इसकी वजह से उनका जो ये भरोसा था टोकन करेंसी में वो कम था। तो वो करते क्या थे, इस तरह समझो सरकार ने टैक्स मांगा 500 का, तो वो 500 रुपये का टैक्स ना टोकन करेंसी में देंगे, क्योंकि जानते हैं टोकन करेंसी बनाने में तो कम पैसा लगा है, वो तो 20-30 रुपये का ही टोकन करेंसी है, पर वो पे कर देंगे 500 का टैक्स, इस बनाने में 20 रुपये लगा, वो टोकन करेंसी पे कर दी। अब क्या होगा, सरकार के पास मान लो 500 की टोकन करेंसी आ गई, असली में वो टोकन करेंसी की वैल्यू कम है, क्योंकि बनाने में तो उसकी कीमत असली कीमत उसकी 30 रुपये है, बट उस पर लिखा 500 हुआ है। अब जब सुल्तान इस 500 रुपये से मान लो कुछ काम करवाना चाहेगा, तो काम करवाने के लिए किसी ना किसी को बुलाएगा ही। मान लो इसने एक मस्जिद बनवाना चाहा, तो उसके लिए जब कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा तो कंस्ट्रक्टर कहेगा मेरे को चलो 1000 रुपया चाहिए, जस्ट इमेजिन 1000 रुपया चाहिए बनाने के लिए, मैं बना के दे दूँगा। अब क्या करेगा वो, ये 500 के टोकन की 2 नोट दे दिया इसको, बट फिर ये कंस्ट्रक्टर कहेगा अरे ये 500 की चीज़ थोड़ी ना है, ये तो 30 रुपये की चीज़ है, मैं इसको 30 मांगता हूँ। तो असली में क्या हुआ, इसको समझ के लिए सुल्तान ने 500, बट इसकी वैल्यू निकली 30। तो ये वाली प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पता चला, मतलब लगा मोहम्मद बिन तुगलक को कि मैंने गलती कर दी है, ये सिस्टम हटा देना चाहिए। इसीलिए उसने बाद में ये सिस्टम को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ समझते हो ना, वापस ले लेना, और ये सिस्टम ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ थी उस समय टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एकदम चैप्टर के लास्ट पे हैं अपन, ठीक है। टोकन करेंसी हम लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि जो मॉस्क होते थे, मॉस्क आप लोग जानते ही हो, मस्जिद, उस समय सुल्तानों ने भर भर के मस्जिद बनाई थी। जैसे एग्जांपल एक दिया हुआ है यहाँ पे, कुवात अल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। ये बना था कहाँ पे, दिल्ली में। और दूसरा देखो, मेन जितने मॉस्क स्टार्टिंग में बने थे ना, वो बने थे दिल्ली ए कुन्ना, मतलब ओल्ड दिल्ली, जो स्टार्टिंग में जहाँ दिल्ली में सेटलमेंट शुरू हुआ उसको उस समय लोग बुलाते थे दिल्ली ए कुन्ना, याद रखना ये वाली बात। प्लस इसमें और कुछ लेट मी सी, मैंने कुछ मिस नहीं ना कर दिया। नहीं, मैंने सारी बातें बता दी हैं। जैसे इसमें ये लिखा था भाई टोकन करेंसी को क्या करना चाहिए था, रिकॉल कर लेना, मतलब रिकॉल कर लिया था विद हैवी लॉस टू द स्टेट। मैंने बताया ना स्टेट को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, इसलिए इसको रिकॉल मतलब होता है दोबारा वापस ले लेना, ठीक है। तो टोकन करेंसी का जो नियम लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको वापस ले लिया। और ये वाली बात भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया था कब, जब फेमाइन चल रहा था, भूखमरी चल रही थी गंगा यमुना दोआब पे। तो ये वाली बात भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लस कैपिटल जो शिफ्ट किया था वो भी इसका फेल हो गया था, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक एक फेलियर निकला, जो इसने सोचा वो कर नहीं पाया ये, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें बाकी और कुछ नहीं है। दिल्ली सुल्तान के सारे सुल्तानों के बारे में मैंने बात की, फिर उन्होंने कैसे इतना सिस्टम चलाया इसके बारे में भी बात हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी। अब एक लास्ट टॉपिक जो आप लोग का ये ग्रीन बॉक्स में दिया, इसको मैं कवर कर लेता हूँ। इसमें ना बता रहा है कि जिस समय ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है उस समय बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो एग्जाम्पल इसने लिया है फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस। तो उस समय जो फ्रांस था उसकी जो सोसाइटी थी, सोसाइटी मतलब मालूम आपको, समाज को सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी था उसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक क्लास था वो लोगों का जो प्रे करता था, प्रे मतलब पूजा करना, इन द सेंस प्रीस्ट जो होते थे, PRIEST प्रीस्ट, ठीक है। जो प्रीस्ट लोग होते थे उनका क्लास हो गया। अगला क्लास था दोज हु फॉट, मतलब जो लड़ाई करते थे, सोल्जर। जैसे हम लोग होता है ना, जो हम लोग के सिस्टम में जो प्रे करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है, जो फाइट करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो सेम उस तरह का फ्रांस की सोसाइटी 3 भाग में थी, हम लोग की 4 भाग में थी, उनकी 3 भाग में थी। एक जो प्रे करते थे, एक जो फाइट करते थे, अगला हु टिल्ड द लैंड। टिलिंग शायद आप लोगों ने ज्योग्राफी में या फिर साइंस में पढ़ा हो। टिलिंग मतलब मालूम ही ना, फील्ड को जब हम लोग खेती करने वाले होते हैं उसके पहले फील्ड को टिलिंग किया जाता है, खुदाई करके मिट्टी बराबर की जाती है। तो वही जो लोग टिलिंग करते थे मतलब जो एग्रीकल्चर करते थे, दोज हु टिल्ड द लैंड मतलब जो एग्रीकल्चर करते थे। तो 3 तरह के लोग, एक जो प्रे करते थे, एक जो फाइट करते थे, एक जो एग्रीकल्चर करते थे। इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड था। और उस समय एक बात थी, जैसे एक बहुत फेमस एक वॉर हुआ था, उस समय वॉर चला था जिसको कहते हैं क्रूसेड्स।
ये क्या है डीप में, इसके बारे में कभी और बात करेंगे हम, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बट शॉर्ट में बताऊँ तो क्रूसेड एक रिलीजियस वॉर था, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक युद्ध था। और ये किस किस धर्म के बीच में हुआ था अगर आपको मैं बताऊँ तो एक धर्म था मुस्लिम, मतलब इस्लाम और क्रिश्चियन, इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में ये वॉर हुआ था, लंबा वॉर चला था ये, ठीक है। क्रिश्चियन, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, अभी मैं सही कर लूँगा इसको, ठीक। तो क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में हुआ था ये रिलीजियस वॉर, और नाम रखना इसका, याद रखना, क्रूसेड्स कहते हैं, ठीक है। और उस समय जो मतलब क्रिश्चियन लोग जो लड़ने जाते थे ये वाला युद्ध, क्रूसेड वाला, उनको कहा बुलाया जाता था नाइट्स, ठीक है। ये रात वाला नाइट नहीं है, ये KNIGHT, ये वाला नाइट, ठीक है। इसमें के क्या है, साइलेंट है, पढ़ते इसको नाइट है, बट नाइट मतलब क्या हुआ, ऐसे वेरियर, ऐसे क्रिश्चियन वेरियर जो कि क्रूसेड्स लड़ने गए हैं, उन्हीं को अपन नाइट्स बुलाते थे। तो यही चीज़ थी। क्रूसेड्स के बारे में कभी खाली होऊंगा तो बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी, कि क्यों क्रूसेड हुआ था, क्या मतलब ये क्या धार्मिक युद्ध था, किस बात को लेके हुआ था, सारी बातें क्लियर की जाएंगी कभी और, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको। ये चैप्टर जो है इसे आप लोग कम से कम इस वीडियो को रिवाइज़ करने के लिए 2 to 3 टाइम्स देखना, क्योंकि इसमें कई सारे डेट्स हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे। प्लस मैंने कई सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया, जैसे मुक्ति हो गया, तो मुक्ति क्या होता है, दिमाग में एकदम से रिपीट करते रहना। इक्ता क्या होता है ये भी याद रखना। और मैंने बताया था ना, जैसे जो स्लेव्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, बंदागन, तो बंदागन क्या होते हैं, स्लेव्स। ये सारे जो टर्म्स नए नए जो मैंने टर्म्स बताए वो याद रखना। प्लस कई सारी सिटीज़ का मैंने नाम लिया, जैसे सिरी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिटी बनाया था जिसका नाम है सिरी। और ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल साउथ में शिफ्ट की थी, कहाँ पे, दौलताबाद नाम का शहर। और फिरोजाबाद, ऐसे करके नए नए शहर कई सारे बने, जैसे तुगलकाबाद भी बना था, ठीक है। ये सारा याद रखना। मैंने 1-2 बिल्डिंग्स का नाम बताया, जैसे कि ये कुतुब मीनार हो गया, कुवात अल इस्लाम मस्जिद हो गया, तो ये सारे क्या है। प्लस थोड़े डेट्स जो मैंने बताए कि अलाउद्दीन खिलजी कब अपना किंग बना, 1296, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कब अपना किंगडम स्टार्ट किया। तो सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी याद कर लेना। इंपॉर्टेंट डेट के लिए मैंने ये टेबल आपको बता ही दिया था कि ये टेबल मस्ट है। इस टेबल को खुद से 2-3 बार लिख के याद करना, चाहे याद करने के बाद इसको अपने हाथ से ढक के देखना कि याद हो रहा है कि नहीं। तो ये भी आप लोग रिवाइज़ कर लेना। ओके देन, आई होप कि आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट में लिख देना, या फिर क्लास में आना मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। रही बात इसके एक्सरसाइजेस की, तो ये मैं आप लोग को लास्ट जाते जाते एक होमवर्क देता हूँ, ओके। ये HW आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को सारी एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करनी है, क्लास में आके मुझसे चेक कराना, डन। और जो क्वेश्चन आंसर है इसको भी ट्राई करना खुद से आंसर करने का, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा क्लास में, ओके। सो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। गुड बाय टू यू ऑल, आई होप यू विल रिवाइज द चैप्टर, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।